नमस्कार बच्चों, मैं अनीता यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी हिंदी की क्लास में। आशा करती हूँ कि आप लोग हमारी हिंदी की जो क्लासेस चल रही हैं वो ध्यान से देखते होंगे और समझ भी आ रही होगी। अगर किसी तरह की आपको कोई समस्या हो, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। आज मैं अपना जो विषय लेके आई हूँ इस कक्षा में, वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी के पेपर में सरलार्थ करना तो आता ही आता है और सभी बच्चों को पता भी है वो कैसे करना होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको और आपको क्लियर समझाना चाहूंगी कि हमें वो सरलार्थ वाला प्रश्न कैसे हल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका 5 अंक का होता है। बच्चे करके आते हैं और वो थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, उसी की वजह से उनको पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं और फिर वो क्या कहेंगे कि हम 2 पेज का भर के आए थे, हमने 2.5 पेज भरा था, हमने सब कुछ लिखा था लेकिन पूरे अंक नहीं मिले। फिर कसूर आ जाता है हिंदी भाषा का कि हिंदी में पूरे अंक मिलते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही तरीके से जो प्रश्न है उसको हल करोगे तो आपको पूरे अंक जरूर मिल सकते हैं। तो आइए आज करते हैं विचार इसी पर कि सरलार्थ हमें किस प्रकार करने चाहिए। तो ये देखिए बच्चों, कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका प्रश्न आता है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश यानी कविता का जो एक पद्य है वो आपको दे दिया जाता है और उसको आपकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसको सही तरीके से हम कैसे करेंगे, तो इसमें शुरुआत करेंगे हम प्रसंग से। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि ये जो पद्यांश है ये हमारी कौन सी पुस्तक यानी कि आरोह है या और कोई पुस्तक आपकी उस पुस्तक से लिया गया है। फिर आप कवि का नाम बताओगे, कवि कौन है और उनके द्वारा कौन सी लिखी गई कविता है जिसका वो पद्य लिया गया। तो इसका मतलब सबसे पहले आप पुस्तक का नाम दोगे, फिर आप कवि और कविता का नाम दोगे। ये तीनों चीज अगर आप लिखोगे तभी आपका प्रसंग पूरा माना जाएगा। अगर मान लो आपने कवि का नाम लिख दिया और कविता का नाम नहीं लिखा तो भी वो पूरा नहीं है। पुस्तक का नाम भी लिखना जरूरी है, कौन सी पुस्तक से, किन कवि के द्वारा लिखी गई, किस कविता से ये पद्य लिया गया। उसके बाद हम करेंगे व्याख्या। व्याख्या में तो वही होगा जो आप पद्य दिया हुआ है उसकी व्याख्या करोगे, उसको सरल अर्थ में प्रस्तुत करोगे, वो पद्य व्याख्या हो जाएगा। और व्याख्या के बाद एक हमारा आता है फिर अगला चरण इसका विशेष। इसके बारे में कई बार बच्चे वो भूल जाते हैं, लेकिन कई बच्चे हमें कहेंगे कि सिर्फ सप्रसंग लिखा हुआ है इसमें। तो सप्रसंग मतलब प्रसंग सहित, तो विशेष के बारे में तो कोई लिखा नहीं है तो विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका ये प्रश्न 5 अंक का है, ये 5 अंक इन तीनों में बटे हुए हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अगर आपने ये तीनों लिखे तभी आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। अगर आप इनमें से कोई सा भी एक छोड़ देते हो तो पूरे 5 अंक आपको मिल ही नहीं सकते, चाहे आपने कितना ही अच्छा लिखा हो। विशेष में क्या लिखने, विशेष में हम क्या लिखेंगे ये देखिए। विशेष में आप पॉइंट बना सकते हैं। पहला एक पॉइंट ले लीजिए, जो भी उस पद्य में जो कुछ भी कवि कहना चाहता है, 1 या 2 पंक्ति में कवि का जो मन का भाव है वो लिख दीजिए आप। दूसरा, पद्य में देखिए अलंकार है कोई, उन अलंकारों की पहचान कीजिए, अलंकारों के नाम लिख दीजिए, कवि ने इन अलंकारों का प्रयोग किया। उसके बाद आप कविता के जो पद्य दिए उसमें भाषा के शब्दों की पहचान कीजिए, कौन से शब्द हैं। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो उनका आप बता दीजिए शब्द कौन से लिए गए हैं, तो आप वो बता सकते हो। चौथा, आप छंद बता सकते हो, कौन से छंद में। मैं आपको समझाना चाहूंगी, हमारी हिंदी की जो आरोह पुस्तक है उसकी सभी कविताएं, एक तुलसीदास जी की कविता को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितनी भी कविताएं हैं सारी की सारी कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई है। तो ये एक पॉइंट तो सबका बनता ही बनता है। और अंत में आप भाषा के बारे में लिखेंगे, कवि ने पद्य में भाषा कैसे लिखी है, सरल, सहज और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार आपका पद्यांश ये पूरा हो जाता है। अब मान लीजिए 5 अंक का है तो 1.5 अंक आपके प्रसंग के हो गए, 1.5 अंक आपके विशेष के हो गए और 2 अंक आपके व्याख्या के हो गए, तो हो गए ना 5 अंक। अब इनमें से आपने कोई सा भी एक छोड़ दिया,
या कोई सा भी एक अच्छे से नहीं किया तो 5 के 5 अंक आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए प्रसंग पद्यांश की जब सप्रसंग व्याख्या करते हो तो प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन तीनों ही जो हमारे शीर्षक है पूरा करना चाहिए, तभी आपको 5 में से 5 अंक मिल सकते हैं। इसी प्रकार आपका एक और प्रश्न आता है पेपर में, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश मतलब गद्य से लिया गया, पद्यांश पद्य यानी कि कविता से लिया गया है, गद्यांश यानी कि गद्य यानी कि पाठ से लिया गया। अब आपकी जो पाठ है, आरोके लगा लीजिए आप, आरोके जो पाठ दिए गए हैं जैसे भक्ति ना और है, उन्हीं से कोई भी एक गद्य दे दिया जाएगा और उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। सेम वही जैसे पद्यांश में करते हैं ऐसे आपको इसमें करना पड़ेगा। ये भी आपका 5 अंक का होगा। तो ये 5 अंक भी आप तीनों उसी उसमें लेंगे। जैसे हमने पद्यांश में पहले प्रसंग लिखा, आप उसमें पुस्तक का नाम लिखोगे, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, पाठ कौन सा है और पाठ के लेखक कौन है, आपको ये बताना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रसंग पूरा माना जाएगा। प्रसंग में पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम आपको जरूर बताना है। उसके बाद व्याख्या। अब गद्यांश की व्याख्या की एक समस्या क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जो गद्यांश उसमें पेपर में दिया हो ना उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, उसे ज्यों का त्यों नहीं उतारना, थोड़ा सा उसको बदल के अपने विचारों में उसको अभिव्यक्त कीजिए कि लेखक क्या कह रहे हैं, तो वही की वही वहां व्याख्या आ जाएगी। उसके बाद इसमें भी आप विशेष लेंगे, अगर इसमें विशेष नहीं लेंगे तो पूरे 5 अंक नहीं मिलेंगे। वही बात पॉइंट बना सकते हैं, पहली पंक्ति में तो पूरे गद्यांश का भाव क्या है, लेखक कहना क्या चाहते हैं वो बता दीजिए आप। दूसरा, कोई गद्यांश में कोई विशेष बात, किसी विशेष बात पर बल दिया गया है, उसके बारे में आप बताओगे कि कवि इस विशेष बात के बारे में कहना चाहते हैं। वही तीसरा, कोई शब्द है, लेखक ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू का है, हिंदी का है, हिंदी में कैसे है, देशज विदेशज, तत्सम तद्भव, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप वो बताओगे। चौथा, आप भाषा के बारे में वाक्य विन्यास बता सकते हो, वाक्य कैसे बनाए हैं, सरल और सहज है, आप वो लिख सकते हो। इस प्रकार हमारा गद्यांश भी पूरा हो जाएगा और तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। गद्यांश में मैंने बताया पहले प्रसंग लिखोगे, प्रसंग में कौन सी पुस्तक से लिया गया ये गद्यांश, उस पाठ का नाम क्या है जिस पाठ से लिया गया और उस पाठ के लेखक कौन है। उसके बाद व्याख्या, पेपर में जो गद्यांश दिया हुआ है उसी गद्यांश को अपने भावों में व्यक्त करना है, लेखक क्या कहना चाह रहा है वो बताना है। और फिर विशेष में वही आप विशेष भाव बताओगे लेखक का, उस विषय में उस गद्यांश में किस बात को उठाया लेखक ने उसको बताओगे। फिर शब्दों के बारे में बताओगे, शब्दों का कैसा चयन है, और अंत में आप कवि का वाक्य विन्यास कैसा है उसके बारे में बताओगे, कैसा लिखा है लेखक ने। और अंत में भाषा आप सरल, सहज और बोधगम्य कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका ये 5 अंक का पूरा गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हो जाएगी। इसी प्रकार एक आपका प्रश्न आएगा पेपर में, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, यानी कि कविता की जो सुंदरता के लिए कवि ने जो प्रयास किए हैं उसके बारे में बताना है। ये प्रश्न करते वक्त बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी काव्य सौंदर्य सिर्फ आपका 2 ही नंबर का है, तो आपको इसी से पता लगना चाहिए कि जो सप्रसंग व्याख्या हम करते हैं वो 5 नंबर की होती है, तो उसमें हमें पूरा लिखना होता है। लेकिन काव्य सौंदर्य में तो सिर्फ कविता की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात उसका जो विशेष वाला भाग हम लिखते थे सिर्फ वो लिखेंगे। इसमें प्रसंग आपको नहीं लिखना, प्रसंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, व्याख्या आपको नहीं करनी, व्याख्या की भी कोई जरूरत नहीं है। आप लिखोगे तो भी उसका आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। सिर्फ काव्य सौंदर्य में आपको विशेष वाला भाग करना होता है, विशेष वाला, इनकी आपको जरूरत ही नहीं है। काव्य सौंदर्य और आपको लिखने की जरूरत नहीं है। विशेष का आपको पता ही है कैसे करना है, आप पॉइंट बनाओगे। पहले पॉइंट में तो कवि का भाव लिखोगे, आप कवि कहना क्या चाहते हैं, कवि के मन का भाव क्या है उन 2 पद्यांश में, जो भी पद्य दिए हुए कवि ने पेपर में। उसके बाद आप अलंकारों की पहचान करोगे, उस पद्य में अलंकार कौन कौन से हैं, उन अलंकारों के नाम। अलंकार आपको मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है
तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी और आप उसको वहां से देखें और अलंकारों की पहचान कर सकते हैं। तो अलंकारों के बारे में तो जरूर बताना ही पड़ेगा आपको, तभी तो कवि काव्य सौंदर्य क्लियर होगा आपका। उसके बाद तीसरा, जो कवि ने पद्य लिखा है उसके शब्द कौन से, उस भाई हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज, कैसे शब्दों का प्रयोग किया कविता लिखते वक्त, वो लिखोगे। चौथा पॉइंट आप बताओगे, छंद लिखोगे आप, कौन सा छंद प्रयोग किया, किस छंद में लिखी गई है कविता। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे 12वीं कक्षा की जो सारी कविताएं हैं उसमें सिर्फ तुलसीदास जी की कविता को छोड़ दीजिए, बाकी सारी की सारी कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई है। तो आप मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। और पांचवा और अंतिम आप पॉइंट बना सकते हो, भाषा सरल सहज और बोधगम्य। इस प्रकार आपका ये काव्य सौंदर्य वाला पार्ट सिर्फ आपको ये लिखना है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आप लिखोगे तो भी आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे। यहां सिर्फ बात हो रही है काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य क्या है, कवि ने जो कविता लिखी है उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास किया, कैसे उसको सुंदर बनाया है, वही लिखना है। तो प्रसंग और व्याख्या की यहाँ जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि काव्य सौंदर्य और सप्रसंग व्याख्या में क्या अंतर है। सप्रसंग व्याख्या 5 अंक का होगा, उसमें आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है और फिर विशेष भी लिखना है, विशेष को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और काव्य सौंदर्य में प्रसंग और व्याख्या की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ विशेष के बारे में लिखना। तो बच्चों वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे हिंदी के पेपर में जो पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और एक काव्य सौंदर्य, ये 3 प्रश्न आते हैं और तीनों को आपको कैसे हल करना है उसी का तरीका मैंने आपको समझाया है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या 5-5 अंक के आएंगे और काव्य सौंदर्य आपका सिर्फ 2 नंबर का आता है। तो इस बात का ही अंतर मैं आपको समझाना चाह रही थी और बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। सप्रसंग व्याख्या में वो विशेष लिखना भूल जाते हैं और काव्य सौंदर्य में वो सब प्रसंग और व्याख्या सब कुछ लिख देते हैं, फिर वो विशेष पर इतना ध्यान नहीं देते तो उनको पूरे अंक नहीं मिल पाते। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और आशा करती हूँ आपको जो मैं बता रही हूँ अपनी हमारी हिंदी की क्लास में वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी भी तरह की आपको कोई वो परेशानी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तभी लाइक करेंगे आप और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।